आज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला है दोस्तों, बिल्कुल आपको ट्रिक के साथ। ये यहाँ पर ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ना, बस इसको समझा देंगे जो भी 2-4 मिनट लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ना, बस पढ़ते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा समझाते जाएंगे, तो यूं ही आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं है, अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हो ना, तो ज़रूरी नहीं कि जैसा हम आपको बताएं वैसा ही आप एग्जाम में लिखोगे। आपके मन में खुद से पॉइंट आएंगे और आप खुद से एग्जाम के पेपर को भर के आओगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है कि 1904 से 5 के बीच में जो रूस और जापान का युद्ध हुआ होता है, उसका क्या कारण है और उसका क्या परिणाम है, उसके बारे में बताना है। इसके पहले आप पढ़े होंगे चीन और जापान का युद्ध। अब हम पढ़ेंगे रूस और जापान का युद्ध। इसमें भी जापान का क्या होता है, जीत होता है। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों, ये जो ट्रिक मैंने आपको लिख रखा है और बताने के लिए, ठीक है। एक देश है दोस्तों चीन, एक देश है रूस, और एक देश है कोरिया, और एक देश है हमारा जापान। इनमें से अभी जो सबसे ताकतवर देश अभी है वो कौन है, जापान है। और अगर मैं पहले की बात करूं तो चीन और रूस पहले बहुत ही ताकतवर देश थे, और दुनिया वाले कभी ऐसा सोचे भी नहीं थे कि जापान चीन को चाहे तो रूस को हरा सकता है। इतना ताकतवर रूस और चीन थे एक समय में। लेकिन जापान का जब नया सरकार आता है तो जापान को आधुनिकीकरण करते हैं, मतलब नया नया बदलाव करते हैं, दिन प्रतिदिन तरक्की कराते हैं, ठीक है। और दिन प्रतिदिन जापान का तरक्की होता है और ताकतवर एक बहुत ही मजबूत वाला देश बन जाता है। और ये सेनाओं के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से इसके सैनिक भी बहुत ही ताकतवर निकलते हैं। अब देखिए दोस्तों, जापान और जो रूस है ना, ये दोनों के बीच युद्ध होता कैसे है। ये जो कोरिया है ना दोस्तों, ये बिल्कुल बीचों बीच में है। चीन, रूस और जापान के बिल्कुल बीचों बीच में है। अगर मैं ये देखूं दोस्तों, जापान, तो जापान के करीब में कौन है, कोरिया है, ठीक है। जापान को ये बात का डर है कि अगर रूस कोरिया पर कब्जा कर लेता है तो रूस यहाँ पर आ जाएगा, तो उसको फिर हमारे ऊपर कब्जा करने में आसानी हो जाता है, ठीक है। इसलिए वो रूस से क्या करता है, लड़ाई लड़ता है। और जो जापान है ना, वो चीन को पहले ही हरा चुका था, ठीक है। चीन को पहले ही हरा चुका था, कोरिया को पहले भी हरा चुका था। अब मेन बच गया रूस और जापान। तो रूस क्या कर रहा था पता, धीरे धीरे इधर कदम रख रहा था, कोरिया की तरफ, चीन की तरफ। तो इससे जापान को डर लगने लगा कि अगर रूस कोरिया की तरफ आ जाएगा तो ये हमारे नज़दीक में आ जाएगा, तो ये हमारे सीमा पर फिर क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। पहली बात, कोरिया से इसको इस चीज़ का डर था। और रूस भी जो चीन की तरफ बढ़ रहा था, इससे भी जापान को डर था। क्यों? क्योंकि जापान जो था ना, वो चीन में जाता था व्यापार करने के लिए, और यहाँ से जितने भी सारे चावल, कोयला, ये सब जो होते थे ना चीन से, वो जापान ला करके अपने फैक्ट्रियों में मैन्युफैक्चरिंग करता था, मतलब जो भी इसको बनाना होता था वो बनाते थे। तो कुल मिलाकर के जापान को ये डर था कि कोरिया पर चाहे तो चीन पर कोई दूसरा देश आकर के कब्जा ना कर ले, और यही काम रूस कर रहे थे। जब देखा गया कि चीन कमज़ोर हो गया, कोरिया भी कमज़ोर हो गया, तो रूस धीरे धीरे इधर कदम बढ़ा रहा था, धीरे धीरे इधर कदम बढ़ा रहा था, जो कि ऐसा जापान कभी नहीं चाहता था। और जापान के पास एक ताकतवर सेना भी था, इस चीज़ को ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। तो ये जापान जो है ना, और जो ये रूस है, ये दोनों का दोनों कहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं, चीन का एक जगह है मंचूरिया, ये मंचूरिया पर रूस भी कब्जा करना चाहते हैं और जापान भी कब्जा करना चाहते हैं, ठीक है। और कोरिया पर भी रूस जो है वो कब्जा करना चाहता है और जापान भी कब्जा करना चाहता है। मतलब दोनों को दो जगह पर, एक चीन के मंचूरिया और कोरिया जो एक देश है, ये दोनों पर रूस भी कब्जा करना चाहता है और हमारा जापान भी कब्जा करना चाहता है। ऐसे में जापान एक इसके सामने बात रखता है। जापान का ये कहना है कि हम दोनों आपस में क्यों लड़ें, इसलिए जो चीन का मंचूरिया है इसको आप ले लीजिए, और जो कोरिया है वो हमको दे दीजिए, क्योंकि कोरिया हमसे लगा हुआ है, सटा हुआ है, तो ये हमको दे दीजिए, ये हमारा ज़रूरत का है, और आप मंचूरिया ले लीजिए। लेकिन ऐसा रूस कतई नहीं चाहा। क्यों? क्योंकि रूस को ये डर था कि अगर जापान कोरिया को ले लेगा तो फिर ये इसका जो सीमा वो यहाँ तक फैल जाएगा, और फिर ये हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, क्योंकि फिर इसको हमारे सीमा सामने होगा, इसकी आंखों के सामने होगा। तो बिल्कुल जो डर इसको बना था वही डर इसको भी बना हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से होकर के ये होता है। तो जब रूस इसके बात को नहीं मानता है, जो जापान कह रहा था ना कि मंचूरिया आप ले लीजिए और कोरिया को हमको दे दीजिए, तो ये बात रूस मानने से इनकार कर दिया। तब फिर गुस्से में आकर के जापान ने रूस पर हमला कर देता है। उसके बाद इस जो युद्ध है इसको शांत कराने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं, ठीक है, और समझौता ये दोनों के बीच करवा देते हैं। उसके बाद ये युद्ध थामता है, नहीं तो ये युद्ध चलते रहता है। चलो बात है क्वेश्चन आंसर की ओर।
आपको बस ये पूरे कहानी में याद रखना कि ये जो लड़ाई वो जापान और रूस का है। ये दोनों का लड़ाई इसलिए है क्योंकि ये जो मंचूरिया है चीन का सो और कोरिया है सो, ये दोनों पर इन दोनों का नज़र है और ये दोनों इन दोनों जगहों को जीतना चाहते हैं। ठीक है, आगे देखो प्रस्तावना। 1904 से 5 का जो रूस और जापान का युद्ध है ना, वो दो ताकतों के बीच लड़ा गया था। एक भीषण युद्ध था। एक तरफ अधिक आबादी वाला देश, दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा देश कौन था? रूस था, क्योंकि रूस के पास अधिक आबादी वाला है। जापान के मुकाबले में अगर मैं बोलूँ तो कई गुना आबादी रूस के पास है। तो रूस भी एक बहुत ही ताकतवर देश था। और दूसरी तरफ एक छोटा सा देश है लेकिन तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ देश था कौन? जापान। मतलब दोनों आपस में टकराने वाले देश कोई कमज़ोर नहीं थे। उधर से रूस भी बहुत ज़्यादा ताकतवर देश था, बहुत ही अधिक आबादी वाला दुनिया का, ठीक है। और इधर से जापान तो छोटा देश था लेकिन ये बहुत ही तेजी से आगे तरक्की कर रहा था। तो आमने सामने जो दोनों देश था वो दोनों का दोनों मजबूत थे। अब देखो क्या है कि इस युद्ध का मुख्य केंद्र, यानी ये जो युद्ध है ना दोनों का, जापान का रूस का, इसका मेन केंद्र क्या था पता है? कि मंचूरिया को भी हम ले लेंगे, तो रूस कह रहा था हम लेंगे मंचूरिया को, कोरिया को बोल रहे थे हम लेंगे, तो वो बोल रहे थे हम लेंगे। ये दोनों अपना अपना दबदबा या नियंत्रण कायम करना चाहता था। तो युद्ध का यही मेन 2 पॉइंट है कि मंचूरिया जो है वो, जो कि चीन का एक हिस्सा है, और कोरिया, ये दोनों पर दोनों देश कब्जा करना चाहते हैं और यही दोनों को लेकर के विवाद हो जाता है। आगे देखो, दुनिया को लग रहा था कि विशालकाय रूप से जो रूस है ना, विशालकाय, इतना बड़ा जो रूस है वो कभी हारेगा नहीं, ठीक है। तो वही दुनिया को लग रहा था कि विशालकाय यानी कि इतना बड़ा विशाल रूस इस छोटे से जापान को आसानी से हरा देगा। लेकिन जब जापान ने रूस को जल और थल दोनों तरह के छक्के छुड़ा दिए। जल और थल मतलब जब इनके सेनाएं रूस के पास गए और रूस के सेना से लड़े ना, तो जल यानी कि जल पर लड़ने वाले जो सेना थे वो भी, और थल मतलब जमीन पर लड़ने वाले सेना थे वो भी, दोनों का दोनों जगहों पर लड़ने वाले सेना जापान के इतना ताकतवर निकले कि रूस को पछाड़ के रख दिए, है ना। तो पूरी दुनिया हैरान हो गई। इतिहास में पहली बार किसी एशिया देश, जापान जो था वो एशिया देश में आता था और अभी तक कोई भी ताकतवर ऐसा देश नहीं निकला था एशिया का जो दूसरे देश पर युद्ध जीत सके, ठीक है। तो एशिया का एकमात्र इकलौता देश कौन? जापान ने किसी महाशक्तिशाली यूरोपीय देश को हराया था। देखो एशिया के अंदर भी बहुत सारे देश आते हैं, एक महाद्वीप है और यूरोप भी एक महाद्वीप है, तो दोनों के अंदर बहुत सारे देश आते हैं, लेकिन आज तक एशिया का कोई भी देश किसी दूसरे को नहीं हराया था, ठीक है। तो ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ कि एशिया का देश एक जापान, यूरोप के एक देश रूस को हरा दिया। आगे देखो युद्ध के मुख्य कारण क्या? तो युद्ध का मुख्य कारण तो हम लोग 2 ही चीज़ देख लिए थे, एक मंचूरिया पर कब्जा करना चाह रहे थे और एगो हमारा और दूसरा कोरिया पर। बस यही दोनों का तो लड़ाई था, ठीक है। एक मंचूरिया पर नियंत्रण करना चाहते थे, नियंत्रण मतलब हासिल करना, और दूसरा कोरिया पर। देखो इस युद्ध के पीछे कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई सालों से दोनों देशों के बीच बढ़ रही कड़वाहट और कब्जा करने की भूख का कारण था। देखो ये जो रूस और जापान के बीच युद्ध होता है ना, ये युद्ध का कारण क्या था पता है? ये दोनों के बीच बहुत पहले से भी दुश्मनी चल रहा था, पहली बात, और दूसरा कब्जा करने के लिए भूखे थे। वो कह रहे थे कि मंचूरिया में हम कब्जा करेंगे, तो ये बोल रहे थे हम कब्जा करेंगे। ये बोल रहे थे कि कोरिया में हम कब्जा करेंगे, तो वो बोल रहे थे हम कोरिया में क्या करेंगे? कब्जा करेंगे। तो ये पहले से भी ये दोनों के बीच कड़वाहट था और ये जगहों को कब्जा करने के लिए भूखे हुए थे। तो पहले बात करते हैं मंचूरिया का, ठीक है। चीन की मंचूरिया, ये जो मंचूरिया वो कहाँ का है? चीन की मंचूरिया है, ठीक है। तो चीन की मंचूरिया हिस्सा प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि कोयला, लोहा से भरा हुआ है, तो इसीलिए ये दोनों का नज़र वहाँ पर है। रूस चाहता था यहाँ से कोयला हम निकालेंगे और ये जापान चाहता था कि वहाँ से कोयला हम निकालेंगे, ठीक है। तो चीन का जो एक मंचूरिया जगह है ना, वो प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है, जैसे कोयला, लोहा, फसल, चावल बहुत ज़्यादा वहाँ पर होता है, ठीक है। ये भरपूर था। रूस जो था ना वो मंचूरिया के रास्ते अपने रेलवे का विस्तार करना चाहता था, यानी जो रूस है ना वो मंचूरिया तक अपना रेल का विस्तार करना चाहता था, यानी कि रेल का पटरी बिछाना चाहता था, रेल चलाना चाहता था, ताकि ले जाने और ले आने में कोई भी चीज़ आसान ना हो। लेकिन दूसरी तरफ जापान को डर था। अब जापान को इस बात का डर था कि अगर रूस वहाँ पहुँच जाएगा, कहाँ पर? चीन में, तो धीरे धीरे चीन का हर एक हिस्सा पर वो कब्जा कर लेगा और जो हम चीन में जाकर के व्यापार कर रहे हैं वो हम व्यापार नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसको इस चीज़ का डर था कि अगर रूस मंचूरिया पर पूरी तरह कब्जा कर लेगा तो वह धीरे धीरे वह पूरे चीन को अपने हिस्सों में कर लेगा, ठीक है। और जापान के व्यापार रास्ता बंद कर देगा। जापान जो चीन से व्यापार कर रहा था ना, वो व्यापार रास्ता क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा।
और जापान मंचूरिया के संसाधनों का इस्तेमाल अपनी फैक्ट्रियों के लिए करना चाहता था। और जापान चाहता था कि हम चीन के जो मंचूरिया ना वहाँ से सारे संसाधन को, सारे वहाँ के कोयले को, लोहे को ला करके अपना फैक्ट्री में इसका प्रयोग करें। हालांकि चीन पर रूस कब्जा करता, इससे जापान को कोई दिक्कत नहीं होता, जाओ उधर दूर में है चीन, जाकर के कब्जा करो, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत ये था कि इसका व्यापार वहाँ पे रुक जाता, इसका फ़ायदा नहीं होता, इसका फैक्ट्री नहीं चलता, इसके वजह से। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं कोरिया पर नियंत्रण। कोरिया जो दोनों के बिल्कुल सटे हुए था। ठीक है, देखो कोरिया सुरक्षा की दृष्टि से दोनों देश के लिए जरूरी था, यानी कि कोरिया दोनों देश के लिए जरूरी था। देखो किसके लिए, सो यानी कि कोरिया जापान के लिए भी जरूरी था, रूस के लिए भी जरूरी था, क्योंकि दोनों की सीमा से सटा हुआ था। ठीक है, अगर रूस को मिल जाता तो यहाँ तक हो जाता, तो फिर इसका डर खत्म हो जाता, और अगर जापान को मिल जाता तो फिर जापान यहाँ तक हो जाता, तो फिर जापान का डर खत्म हो जाता। तो सुरक्षा के लिए अगर मैं बात करूँ तो कोरिया दोनों को जरूरत था, जापान को भी और रूस को भी जरूरत था। ठीक है, तो कोरिया सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो दोनों देश के लिए जरूरी था। जापान का मानना था कि कोरिया जापान की सुरक्षा के लिए एक पिस्तौल की तरह है। मतलब देखो, जापान का ये कहना था कि कोरिया हमसे सटा हुआ है, और जिस प्रकार से हमारे सुरक्षा के लिए पिस्तौल होता है वैसे ही हमारे सुरक्षा के लिए कोरिया है, इसलिए कोरिया को हमको दे दो। ठीक है, लेकिन रूस तो मान नहीं रहा था। अगर कोरिया पर रूस जैसा कोई शक्तिशाली यूरोपीय देश कब्जा कर लेता तो जापान की संप्रभुता हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाती। यानी जापान का ये कहना था कि अगर कोरिया पर रूस आ जाता है और रूस कब्जा कर लेता है कोरिया पर, तो फिर धीरे धीरे कोरिया के बाद वो हमारे ऊपर भी कब्जा कर लेगा और हमारा वंश हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा, हमारा संप्रभुता मतलब हमारा शासन पूरा क्या हो जाएगा, हम खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब रूस धीरे धीरे कोरिया को कब्जा करेगा तो धीरे धीरे जापान के नज़दीक आ जाएगा और धीरे धीरे जापान को भी कब्जा कर लेगा। बस यही बात का डर था। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा गया है। इसके अलावा और देखो, इसके अलावा जापान अपनी बढ़ती आबादी को बसाने और वहाँ से चावल व कच्चे माल की आपूर्ति के लिए कोरिया को अपने प्रभाव में रखना चाहता था। देखो अब क्या था, ये कोरिया को इसलिए वो अपने कब्जे में रखना चाहता था क्योंकि वो चाहता था कि जब आने वाला समय में हमारा जो जापान है इसकी आबादी बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगा, तो आखिर कोरिया को अपने साथ मिलाएंगे तभी तो जगह होगा ना। तो अपने आबादी को बढ़ाने के लिए कोरिया को अपने में मिलाना चाहता था। ठीक है, और वहाँ से चावल और कच्चे माल भी लाते थे, आपूर्ति मतलब वहाँ से वो लाते थे अपने जापान। ठीक है, तो ये भी चीज़ को पूर्ति करते थे और वो अपना आने वाले पीढ़ी में कोई दिक्कत ना हो उसकी जगह को बढ़ाने के लिए भी वो कोरिया को अपनाना चाहते थे। दूसरी तरफ रूस भी धीरे धीरे कोरिया में घुसपैठ कर रहा था। इधर से ये दिमाग लगा रहा था जापान, तो उधर से धीरे धीरे जो रूस है वो भी हमारे कोरिया के जो राजा थे उससे वो मिल रहे थे और धीरे धीरे वो भी कदम बढ़ा रहे थे कोरिया की तरफ। उसने कोरिया के राजा को अपने प्रभाव में ले लिया। जो रूस है, रूस की सरकार है, वो धीरे धीरे क्या कर लिया, कोरिया के जो राजा है ना उसको अपने तरफ धीरे धीरे खींच रहे हैं। मतलब इधर से जापान कोरिया को अपने तरफ खींचने में लगे हैं, तो उधर से रूस जो है वो कोरिया के सरकार के साथ दिन प्रतिदिन मिल रहे हैं और उसको अपने प्रभाव तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दोनों देश का जो लड़ाई है ना वो एक ही है। एक जो चीन का मंचूरिया है, ठीक है, जो चीन का एक मंचूरिया है उस पर एक लड़ाई है और एक दूसरा कोरिया की लड़ाई है। ये दोनों देश चाह रहे हैं कि ये हमारा हो जाए, ये हमारा हो जाए, बस दो ही जगह का लड़ाई है। ठीक है, अब दोनों जगह का लड़ाई में ये चाह रहा है कि मेरा हो जाए, ये चाह रहा है कि मेरा हो जाए। अब ये अचानक लड़ाई होता कैसे वो देखिए। अब देखो, चूंकि जापान कोई कमजोर देश रहा है नहीं है, अब अचानक लड़ाई तो हो गई होगा। रूस तो थोड़ा ताकतवर पहले से भी था और जापान भी अब ताकतवर हो चुका है। रूस को ये बात बिल्कुल नहीं पता था कि जापान के साथ हम लड़ेंगे तो जापान हमको हरा देगा। सो ठीक है, इसलिए रूस किसी का भी सुन नहीं रहा था। अब चूंकि जापान में मेजी पुनर्स्थापना, जैसे ही मेजी सरकार आता है, मेजी पुनर्स्थापना इसलिए कहा गया क्योंकि मेजी जो वहाँ के सम्राट थे ना वो दोबारा इसका पुनर्गठन होता है, दोबारा ये इसके शासन को चलाते हैं। कहाँ का? जापान का। तो ये एक वहाँ के चलाने वाले सरकार समझ जाओ। ठीक है, तो जापान में जब नया मेजी सरकार आते हैं उसके बाद बहुत ही तेज़ी से आधुनिकीकरण किया गया। आधुनिकीकरण मतलब नया नया जापान में बदलाव किया गया, सेनाओं को नया नया हथियार दिया गया, सेना को मजबूत किया गया, नया नया ट्रेनिंग दिया गया वहाँ के सेनाओं को। ठीक है, जापान की आबादी बढ़ रही थी धीरे धीरे, उसके पास फैक्ट्रियाँ के लिए कच्चे माल की कमी था। यानी जो उसके पास फैक्ट्री था उसमें जो कच्चे माल जैसे धान, कोयला और लोहा ये सब जो आता था ना वो सब चीज़ उसके पास नहीं था। तो ये दूसरे देश से ही लाएंगे ना, तो दूसरे देश से कब लाएंगे? जब दूसरे देश से वहाँ पे वो जीत हासिल करेंगे तभी तो। इसलिए वह कोरिया और मंचूरिया को अपने प्रभाव में लाना चाहते थे ताकि से वहाँ से हम सारे चीज़ों को लाएं और अपने फैक्ट्री में इस्तेमाल करें।
जापान ने रूस को शांति प्रस्ताव दिया। देखो जापान ने बिल्कुल शांति तरीका से रूस को ये कहा कि तुम मंचूरिया को रख लो और हमें कोरिया पर अपना काम करने दे दो। ठीक है, वही बात जो मैंने आपको पहले समझाया। जापान जो रूस को क्या कहता है कि आप क्या करो, मंचूरिया को रख लो और हमें क्या कर दो, हमें कोरिया दे दो, हमें कोरिया पर काम करने दे दो। लेकिन रूस जो है वो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। तो जो ये बात कहा गया था ना जापान के द्वारा, जो रूस को ये बात कहा गया था कि आप क्या करो, मंचूरिया को रख लो और हमें कोरिया को दे दो, तो इससे जो है ना वो क्या कहा गया पता है, इतिहास में मैन कैन एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर यह नाम याद नहीं रखता है तो कोई बात नहीं, ब्रैकेट में दे दिए इसको। ठीक है, इसे किस नाम से जाना गया, मैन कैन एक्सचेंज के नाम से जाना गया। ठीक है, जो ये बात कहा कि आप इस एरिया को रख लो और हमको इस एरिया को दे दो। लेकिन रूस ने जापान को छोटा और कमज़ोर समझ करके इसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, हल्का सा भी मतलब भारी नहीं समझा। ठीक है, हल्का सा भी इसके बातों को ध्यान नहीं दिया। आखिरकार परेशान हो गया। ये बोलते बोलते रूस को जापान बार बार बोल रहे हैं कि आप क्या करो, मंचूरिया को ले लो और हमको दे दो कोरिया को, बार बार ये बात बोले। लेकिन रूस अपने आप को ताकतवर समझ रहे थे, जिसकी वजह से जापान के बातों को ठुकरा देता है। और जापान बिल्कुल परेशान होकर के 8 फरवरी 1904 को जापान ने बिना किसी घोषणा के, इतना ज़्यादा इसके अंदर गुस्सा हो चुका था, कोई घोषणा नहीं किया कि हम युद्ध करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सीधा सीधी जाकर के रूसी जहाज़ों पर अचानक हमला कर दिया और वहीं से युद्ध क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। अब देखते हैं जब युद्ध हो गया तो इसका परिणाम क्या रहा, युद्ध के बाद का प्रभाव क्या रहा। ठीक है, तो देखो युद्ध अब ये दोनों में छिड़ गया, युद्ध हो रहा है, अभी चल रहा है युद्ध। अब युद्ध शांत कैसे होता है वो देखो। अमेरिका के राष्ट्रपति एक होते हैं थियोडर रूजवेल्ट, जो कि इसको इन लोगों से कोई मतलब नहीं है, तो वही इन दोनों के बीच समझौता करा देते हैं कि क्यों ये दोनों लड़ेंगे। ठीक है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जिसका नाम था क्या, थियोडर रूजवेल्ट, अगर नाम नहीं याद रहेगा तो बस ये लिखना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ये दोनों के बीच मध्यस्थ फैसला करवाएं। मध्यस्थता मतलब क्या होता है, दोनों के बीच फैसला कराना, समझौता कराना। ठीक है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ये दोनों के बीच समझौता करा देते हैं। ठीक है, यानी कि एक संधि करा देते हैं, समझौता बोलो चाहे तो संधि बोलो, बात एक ही पड़ता है, जिससे युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। और इसके परिणाम इस प्रकार है। देखो सबसे पहले महाशक्ति के रूप में उदय हुआ, क्योंकि जापान तो जीत गया, रूस को हरा दिया। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर मैंने बताने के लिए भूल गया, जब दोनों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है ना, तो इस युद्ध में जापान की जीत होता है और रूस का क्या हो जाता है, हार होता है। अब महाशक्ति के रूप में कौन आ गया, जापान। जापान पहले ही चीन को हरा चुका था और अब रूस को भी हरा दिया। इस जीत ने जापान को, दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया कि महाशक्तियों, जो सबसे ज़्यादा महाशक्ति था, सुपर पावर रूस था, ठीक है, वो उसको हरा दिया गया। तो अब महाशक्ति और सुपर पावर में किसको रख लिया गया, जापान को शामिल कर लिया गया। एशिया के देशों में उसका सम्मान बढ़ गया, क्योंकि अभी तक एशिया का कोई ऐसा देश नहीं था जो कोई दूसरे देश को हराया हो। तो एशिया के अंदर जितने भी सारे देश थे वो सब इनको समान की नज़र से, सब सारे देश इसको सम्मान और इज्जत देने लगे। ठीक है, दूसरा क्षेत्रीय लाभ। क्षेत्रीय लाभ मतलब क्षेत्र मतलब होता है जगह। तो संधि के बाद जब ये संधि हुआ, जब अमेरिका के राष्ट्रपति ये दोनों के बीच संधि समझौता करा दिया ना, तो उसके बाद मंचूरिया की रेलवे पर से जो अपना अधिकार है वो छोड़ना पड़ा। रूस चूँकि हार चुके थे, और रूस पहले किधर कब्जा कर रहे थे, मंचूरिया की तरफ कब्जा कर रहे थे, और इधर हमारा कोरिया की तरफ भी कब्जा कर रहे थे। तो अब तो रूस हार चुका है, तो अब दोनों जगह से इसको हटा दिया गया। ठीक है, जो ये रेलवे लाइन बिछा रहे थे ना रूस, वो दोनों से इनको छोड़ना पड़ा, और यह सब जापान को सब मिल गया। नेक्स्ट है कोरिया पर पूरा नियंत्रण। ठीक है, यानी कि कोरिया पर भी पहले लड़ाई हो रहा था कि रूस रखेगा जापान, और इधर से जापान बोल रहा था हम रखेंगे। तो चूंकि अब जापान जीत चुका है, तो पूरा का पूरा नियंत्रण कोरिया पर किसका हो गया, जापान का हो गया। अब देखो क्या है कि इस युद्ध के बाद कोरिया पर जापान का एक तरफा नियंत्रण स्थापित हो गया। एक तरफा मतलब कि पहले जो दो तरफा था, रूस कहता था मेरा है और जापान कहता था मेरा है। अब दो तरफा नहीं, बल्कि सिर्फ एक तरफा एक ही देश का है, किसका, जापान का। और 1910 में जापान ने आधिकारिक रूप से मतलब हो गया बिल्कुल कागज पत्र के साथ में हमेशा के लिए कोरिया को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, कोरिया को क्या कर लिया, अपना साम्राज्य में मतलब अपना देश में क्या कर लिया, मिला लिया। यही बात जापान पहले रूस को बोल रहे थे कि आप मंचूरिया ले लो और हमें क्या कर दो, हमें जो कोरिया वो दे दो। लेकिन रूस नहीं माने। अब वो दोनों जगह को रूस को खोना पड़ा और हार का भी सामना करना पड़ा। अब नेक्स्ट है रूस की क्रांति का आधार। आप सुने होंगे 1917 में रूस की क्रांति होता है, रूस के अंदर ही क्रांति होता है। तो वो क्रांति का कारण भी जापान जो रूस को हराया ना, यही है। यानी जो अभी जापान रूस को हरा दिया ना, इसी के कारण रूस की क्रांति भी 1917 में होता है, धीरे धीरे करके। लेकिन प्रभाव इसी का पड़ता है। कैसे, देखिए, एक छोटे से
एशियाई देश ने हराने के कारण रूस के राजा को बहुत थू थू हुई, यानी कि जो रूस के राजा थे ना उसको बहुत ज़्यादा थू थू किया गया कि आप एक छोटा सा एशिया के देश से हार गए, ठीक है। तो उसको बहुत ज़्यादा थू थू किया गया, यानी कि वहाँ के राजा को बहुत ज़्यादा बेइज्जती किया गया। जनता में भारी आक्रोश गुस्सा फैल गया, जिसके कारण रूस में एक बड़ी क्रांति हो गया। वहाँ की जनता लोगों ने बहुत बड़ी क्रांति कर दिया कि एक छोटे से देश से आप हार गए, ठीक है, अपने राजा के प्रति। हालांकि जार जार कहा गया वहीं पर जो रूस के राजा थे, ठीक है। तो यहाँ पर जार नहीं बोल पाओगे तो छोड़ दो। हालांकि राजा ने उससे दबा दिया, जो वहाँ के जनता लोग जो बड़ा आक्रोश में आकर के, गुस्से में आकर के जो क्रांति किया ना, तो जो रूस के राजा थे ना वो उस क्रांति को दबा दिया। लेकिन उसी का प्रभाव धीरे धीरे आगे चल करके 1917 में क्या होता है, रूस में एक क्रांति अपने आप में फैल जाता है, और मेन कारण वही होता है, ठीक है। इसी का प्रभाव धीरे धीरे पड़ते जाता है, जिसके कारण से 1917 में रूस की क्रांति होता है, वहीं के जनताओं के आक्रोश के कारण, गुस्सा के कारण। नेक्स्ट है दोस्तों, एशियाई राष्ट्रवाद को बढ़ावा। अब देखो एशिया में अभी तक कोई भी राष्ट्र इतना ताकतवर नहीं निकला था, लेकिन अब एक हमारा जापान ये साबित कर दिया कि एशिया के देश के अंदर भी पावर है ना। तो इस युद्ध ने इस भ्रम को तोड़ दिया कि गोरे या तो यूरोप लोगों को गोरे लोग भी कहा जाता था, ठीक है, और हमेशा इन लोगों का ही विजय माना जाता था कि यही लोग सबसे ताकतवर है। तो ये भ्रम को तोड़ दिया गया कि गोरे और यूरोपीय लोग अजय हैं। अजय मतलब ये लोग विजय हैं, यानी महान है, और उन्हें कोई हरा नहीं सकता, और ये हरा करके दिखा दिया। भारत पर इसका असर, अब जब उधर जापान और रूस में युद्ध चल रहा था, जापान जब जीत जाता है तो और रूस हार जाता है, तो उस समय भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। भारत भी चूंकि एक एशिया के अंदर ही आता है, जो भारत देश है वो भी एशिया के अंदर ही आता है, और जापान भी एशिया के अंदर ही आता था, ठीक है। तो अब भारत को लगने लगा कि जब जापान इतना छोटा होकर के बड़े सा ताकतवर रूस को हरा सकता है, तो हम अंग्रेजों को क्यों नहीं हटा सकते हैं। तो भारत पर भी इसका असर पड़ता है। भारत में उस समय ब्रिटिश हुक्मों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, यानी कि भारत में उस समय ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था कि हमें स्वतंत्रता दो, हमें आज़ादी दो। बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने जापान की इस जीत का तारीफ किया कि जापान ने जो किया वो तारीफ के काबिलियत है। और भारत की जितने भी क्रांतिकारी थे, राष्ट्रवादी लोग थे, उनके मन में यह विश्वास जगा कि अगर जापान रूस को हरा सकता है तो हम अंग्रेजों को भारत से खदेड़ क्यों नहीं सकते, यानी कि भारत से अंग्रेजों को क्यों नहीं भगा सकते हैं। तो इसका असर जो है वो विश्व में पड़ा, अलग अलग छोटे छोटे देशों को भी सीख मिला ये जो जापान इतना बड़ा काम किया, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।